Okay, so let us start with chapter 1. Question number 1. And chapter 1, if you remember, you have learned units, dimensions, measurements in chapter 1. So, pehla question, in CGS system, the magnitude of the force is 100 times. In another system where the fundamental physical quantities are kilogram, meter and minute, the magnitude of force is, हमारे पास CGS सिस्टम में फोर्स का मैग्नीट्यूड है 100 टाइम्स। एक दूसरा सिस्टम है जिसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज किलोग्राम है, मीटर है और मिनट है, मतलब ये ऐसा सिस्टम तो नहीं है, उसमें फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। जैसे 1 मीटर इन SI is 100 सेंटीमीटर इन CGS, right? 1 kilogram in SI is 1000 grams in CGS। वैसे ही इन्होंने बोला है 100 dynes in CGS equal to, I don't know how much, वही फाइंड करना है, equal to X in some new system। मैं न्यू सिस्टम क्यों बोल रहा हूं, मैं ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि आपको याद होगा ऐसा सिस्टम में लेंथ मेजर होता है मीटर में, मास मेजर होता है किलोग्राम में और टाइम मेजर होता है सेकंड में। यहाँ पे टाइम जो है वो सेकंड में नहीं है, वो मिनट में है, इसलिए ये ऐसा सिस्टम नहीं है। तो दिस इज समथिंग यू नीड टू नो। नाउ ऐसे जब क्वेश्चंस आपके पास आएंगे कि एक फिजिकल क्वांटिटी है वो CGS में इतना है तो इस सिस्टम में कितना, या फिर SI में इतना है तो CGS में कितना, ओके, या फिर SI में इतना है तो FPS में कितना, MKS में कितना, ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे तो यू हैव टू अप्लाई अ फॉर्मूला विच इज, इफ यू रिमेंबर, आपको याद होगा जब हमने चैप्टर 1 का थ्योरी स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया था कि एनी फिजिकल क्वांटिटी नीड्स अ नंबर एंड अ स्टैंडर्ड। जैसे 10 मीटर, 10 नंबर है, मीटर ये स्टैंडर्ड है, कंपैरिजन का स्टैंडर्ड है, राइट। तो मैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट को लिख सकता हूं नंबर एंड अ यूनिट, NU, नंबर एंड अ यूनिट। तो याद रखना, आप किसी भी सिस्टम में हो, आप SI में हो, आप FPS में हो, आप CGS सिस्टम में हो, ऑलवेज नंबर इनटू यूनिट इज कांस्टेंट। तो जब आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि इस सिस्टम में इतना तो दूसरे सिस्टम में कितना, तो N इंटू यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट यूज करना, फिर बोलना N1 U1 इक्वल टू N2 U2, क्योंकि N इंटू यू कॉन्स्टेंट मतलब N1 U1 इक्वल टू N2 U2 इक्वल टू N3 U3 इक्वल टू N4 U4, वेयर N इज नंबर, U इज यूनिट। गुड गुड। तो अब व्हाट डज दैट मीन? दिस मीन्स दैट, अब मान लेते हैं पहला जो सिस्टम है जिसको मैं 1 से डिनोट कर रहा हूं, N1 U1 लिखा ना मैंने, तो मैं मान लूंगा ये CGS सिस्टम है, और जो N2 U2 है ये न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, दिस इज न्यू सिस्टम। ओके, दिस इज व्हाट इट मीन्स। तो आपको ये पता होना चाहिए, तो आप हमेशा लिख सकते हो इसको ऐसे। आपको अब फोर्स के बारे में पूछा है, तो नाउ यू नीड टू राइट डाउन डायमेंशंस। अब N1 मतलब नंबर इन CGS सिस्टम कितना दिया हुआ है, 100। 100 बोला है, यस 100 बोला है, तो नंबर इन CGS सिस्टम इज गिवन टू यू एज 100। यूनिट मतलब डायमेंशंस, आपको डायमेंशंस पता होंगे फोर्स के। फोर्स के डायमेंशंस क्या होते हैं? m⁻1 है ना, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अभी डायमेंशंस पता होने चाहिए, m⁻1 l⁻1 t⁻⁻2, क्योंकि ये फोर्स है, फोर्स होता है m1 l1 t-2। लेकिन कौन से सिस्टम में? पहले सिस्टम में 1 1 1। N2 तो फाइंड करना है, यही तो पूछा है ना कि 100 डाइन मतलब कितना दूसरे सिस्टम में। तो दूसरे सिस्टम में m2⁻1 l2⁻1 t2⁻²।
राइट। यहाँ पे 2 2 2 मतलब सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स, देयरफॉर यू विल हैव 100 m1 बाय m2 रेज टू 1। सिर्फ मैंने ये m2 को यहाँ पे लाके डिवाइड कर दिया। सिमिलरली मैं L को भी डिवाइड करूंगा तो L1 बाय L2 रेज टू 1 एंड T1 बाय T2 रेज टू -2 इक्वल टू N2 ऐसा आएगा। सो दिस इज व्हाट यू विल हैव। ओके राइट, तो आपको N2 फाइंड करना है। वेल बाय द वे देयरफॉर 100 M1 कौन सा सिस्टम है? CGS। CGS सिस्टम में मास को किसमें मेजर करते हो? ग्राम में, तो ग्राम। M2 में मास को किस में मेजर किया? किलोग्राम, तो किलोग्राम kg। L1 CGS सिस्टम लेंथ इज इन सेंटीमीटर। L2 में सेकंड सिस्टम में क्या बोला है लेंथ के बारे में? मीटर में मेजर करना है हमको, तो मीटर में मेजर करना है, ये मीटर में आएगा। टाइम CGS में सेकंड में होता है और सेकंड सिस्टम जो आपको दिया है उसमें मिनट बोला है, रेज टू -2 इक्वल टू N2। अब आपको क्या करना है? अब आप बोलोगे ग्राम और किलोग्राम इज 10 पावर 3 ग्राम्स, करेक्ट। सेंटीमीटर और मीटर इज 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर होता है। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व। देन सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड रेज टू -2 इक्वल टू N2। ग्राम ग्राम कैंसल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल, सेकेंड सेकेंड कैंसल। तो यह आ गया आपका 100 और नीचे ये 100 भी कैंसल, क्योंकि यहाँ पे पावर में 1 1 था, तो ये 10 पावर 2 10 पावर 2 भी कैंसल। तो आपके पास क्या आया? 1/10 पावर 3 नीचे, राइट। और यहाँ पे 1/60 रेज टू -2 है। ओके, तो ये आपको मिल जाएगा N2। देयरफॉर यू विल हैव N2 इक्वल टू ये 10 पावर 3 ऊपर जाके 10 पावर -3। ये 60 मतलब 6 इंटू 10 और ये -2 ऊपर जाके +2, तो ये आ जाएगा 10 पावर -3 इंटू 6 इंटू 10 रेज टू 2। मतलब ये आपको मिलने वाला है N2 इज इक्वल टू 10 पावर -3 इंटू 6 का स्क्वायर 36 इंटू 10 का स्क्वायर। मतलब ये आपको मिल जाएगा 10 पावर -3 और 10 पावर +2 इज 10 पावर -1, तो ये आपको मिल जाएगा 36 इंटू 10 पावर -1 मतलब 3.6। तो 3.6 ऑप्शन नंबर सी। तो अगर आपको मैं आगे जाके शॉर्टकट ट्रिक्स बताने वाला हूं, आई एम गोइंग टू टेल यू शॉर्टकट ट्रिक्स, ओके राइट। बट फॉर नाउ आई विल जस्ट कीप कंप्लीट मेथड, क्योंकि इनिशियल कुछ लेक्चर्स में थोड़ा आपको यूज टू होने में टाइम लगेगा। तो हमको जब भी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो n इंटू यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट आपको यूज करना है। ओके, तो n1 u1 इक्वल टू n2 u2 वेयर n इज नंबर, u इज यूनिट। फिर आपको सिर्फ क्या करना है, ये 1 सफिक्स 1 मतलब आप CGS सिस्टम में हो, सफिक्स 2 मतलब आप किसी न्यू सिस्टम में हो। तो सफिक्स जो है सिर्फ वो सिस्टम के लिए यूज करते हैं, बताने के लिए कि हाँ ये CGS सिस्टम में मेजर हो रहा है, ये दूसरे सिस्टम में मेजर हो रहा है। तो आप यहाँ से सिर्फ आप लिख लोगे m1/m2 रेज टू 1, L1/L2 रेज टू 1, T1/T2 रेज टू -2। ये पावर्स कहाँ से आए? ये डायमेंशंस है, फोर्स के डायमेंशंस है। क्यों फोर्स के डायमेंशंस है? क्योंकि फोर्स की बात चल रही है यहाँ पे, इसलिए। ओके, देन मास इन द फर्स्ट सिस्टम, कौन सा सिस्टम था फर्स्ट? CGS इज इन ग्राम। मास इन सेकंड सिस्टम, कौन सा सिस्टम था सेकंड सिस्टम में? किलोग्राम में था, तो इसलिए मैंने किलोग्राम लिखा। फिर एक बार आपने ऐसा लिख लिया तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करो या किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करो, एनीवे इज फाइन। तो मैंने किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करके लिखा, सिमिलरली मीटर को सेंटीमीटर में, सिमिलरली मिनट को सेकेंड में, और हम उसको सिंप्लीफाई करते गए एंड यू फाइंड आउट यू गेट N2 इक्वल टू 3.6। तो इसका मतलब CGS सिस्टम में 100 डाइन का फोर्स मतलब वो दूसरे सिस्टम में 3.6 होगा। ओके, तो दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 2, of the following quantities which one has dimension different from the remaining 3? आपके पास 4 फिजिकल क्वांटिटीज है और आपको पूछा है इन चारों में से किसका डायमेंशन अलग है, ओके, बाकी 3 से। तो एक एक करके हम देख लेंगे। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मैं फिलहाल आपको डायमेंशन से बता रहा हूं, लेकिन आगे जाके मैं शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, एसआई यूनिट्स खत्म, ओके। बट फॉर द टाइम बीइंग, बिकॉज वी आर जस्ट इन द फर्स्ट लेक्चर टुडे, तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मतलब एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, ओके। तो एनर्जी के डायमेंशंस अपॉन वॉल्यूम के डायमेंशंस, एनर्जी के डायमेंशन क्या होते हैं? m1 यू मस्ट नो बाय नाउ, L2 T minus 2। और अगर आपको एनर्जी के डायमेंशन नहीं याद आ रहा है तो डोंट वरी, कोई भी एनर्जी हो, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो वर्क हो, एनर्जी तो एनर्जी होता है। तो क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद रखने में सबसे सिंपल है, हाफ mv²। हाफ तो नंबर है, नंबर के डायमेंशन होते नहीं है, लेकिन मास, मास इज m⁻⁴, वेलोसिटी इज L1 T minus 1, इसका स्क्वायर मतलब m1 L2 T minus 2। ये आ गए आपके काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशंस। लेकिन काइनेटिक एनर्जी भी तो एनर्जी है, इसलिए मैंने लिखा m1 L2 T minus 2। तो अगर आपको डायमेंशंस याद नहीं भी आ रहे हैं तो डोंट वरी, फॉर्मूला तो याद होगा, फॉर्मूला से आप डायमेंशन निकाल लो। तो एनर्जी के डायमेंशंस m1 L2 T minus 2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम इज L⁻3, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, मतलब लेंथ इनटू लेंथ इनटू लेंथ, मतलब L⁻3, ओके। तो ये आपको मिल जाएगा, ये L⁻3 ऊपर जाके -3 हो जाएगा, तो आपको मिलेगा m1 L2 L-3 T-2, मतलब आपको मिल जाएगा इन शॉर्ट m1 L-1 T-2। ये आ गए आपके एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के डायमेंशंस। बी, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया, आपको फोर्स के डायमेंशंस पता होने चाहिए। फोर्स के डायमेंशंस क्या है? व्हाट इज फोर्स? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास मतलब m⁻⁴, एक्सेलरेशन मतलब L⁻⁴ T⁻²। तो ये फोर्स के डायमेंशंस आ गए आपके पास m1 L1 T-2। और एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, मतलब लेंथ इनटू लेंथ, मतलब लेंथ⁻²। तो ये L⁻² ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे m1 L1 L-2 T-2। तो ये आपको मिल जाएगा आपको m1 L-1 T-2। तो इफ यू सी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और फोर्स पर यूनिट एरिया के डायमेंशन सेम आ रहे हैं। गुड, लेट अस चेक ऑप्शन नंबर सी, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ओके। तो प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, याद रखना ये वोल्टेज है, ये वॉल्यूम है, तो यहाँ पे स्मॉल v मतलब वोल्टेज और कैपिटल V मतलब वॉल्यूम। अगर आपको कंफ्यूजन होता होगा तो आप ऐसा भी कर सकते हो, वोल्टेज इनटू चार्ज अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो। इट इज बेटर टू राइट कंप्लीट देन टू गेट कंफ्यूज्ड, राइट। नाउ यू शुड नो, वोल्टेज के लिए मैं V लिख रहा हूं, चार्ज अगर आपको याद होगा, करंट इज चार्ज अपॉन टाइम, ओके। तो चार्ज इज करंट इनटू टाइम, ऐसा क्यों लिखा मैंने? क्योंकि चार्ज ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, करंट फंडामेंटल क्वांटिटी है। अगर आपको 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज ऑफ ऐसा यूनिट याद होगा, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड करंट, नॉट चार्ज। चार्ज ये फंडामेंटल नहीं है,
इसलिए मैं चार्ज को लिखूंगा करंट इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम। ओके, दिस इज व्हाट यू नीड टू नो अपॉन वॉल्यूम। बट अगर आपको थोड़ा बहुत बेसिक फिजिक्स पता है, नॉट मच, थोड़ा बहुत, वोल्टेज इनटू करंट इज पावर। ओके, वोल्टेज इनटू करंट इज पावर। हम एक एक स्टेप लिख देते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे क्या किया, चार्ज को क्या लिखा, चार्ज को लिखा करंट इनटू टाइम, आई इनटू टी। ओके, सिमिलरली अब आप लिखोगे वोल्टेज इनटू करंट इज पावर into time by volume. Since V into I is power, is power. Good, good. Now, power, पावर के आपको डायमेंशंस पता होने ही चाहिए, क्योंकि पावर क्या होता है, पावर होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम। ओ यस, पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम। ओके, तो पावर को आप लिख दोगे एनर्जी अपॉन टाइम, energy upon time, time by volume. Why? Because since power is energy upon time, energy upon time. Okay, time time cancel, मतलब energy upon volume। लेकिन एनर्जी अपॉन वॉल्यूम तो पहला ही ऑप्शन था ना हमारा। ओ यस, इसका मतलब इसके डायमेंशंस भी m1 l-1 t-2 आएंगे। मतलब पहले तीनों के तीनों ऑप्शन के डायमेंशन सेम आए, तो फिर अलग किसके, चौथे के। फिर फाइंड क्यों करना है, नहीं करना, लेकिन इच्छा होगी तो करके देखो, बट फाइंड नहीं करना। ओके, मैं करके बताता हूं। एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट मास। व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, पहले तो ये पता होना चाहिए। एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट मास, एंगुलर मोमेंटम अपॉन मास। ये एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ये डिटेल में आप आगे आने वाले चैप्टर्स में सीखने वाले हो। अभी के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट्स इट। एंगुलर मोमेंटम इज लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस। ओके, एंगुलर मोमेंटम इज लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस अपॉन मास, मास इज m। लीनियर मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। ओके, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे सिंस, और एंगुलर मोमेंटम को आप डिनोट करते हो L से, कैपिटल L से। ओके, सिंस एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू P इंटू R, और P इज M इंटू V। सिंस P linear momentum is m into v, mm cancel, तो वेलोसिटी इंटू r। ओके, वेलोसिटी इंटू r, वेलोसिटी के डायमेंशंस क्या, l1 t-1, और r मतलब रेडियस, डिस्टेंस, डिस्टेंस के डायमेंशन क्या, l1, तो ये आ गया l2 t-1। तो यू कैन सी सिर्फ ऐसा ऑप्शन डी है जिसके डायमेंशंस अलग है, बाकी सबके डायमेंशंस सेम है। ये सारा का सारा मैं आपको बाद में एज एंड व्हेन नीडेड ओरली भी कर सकते हैं हम लोग यूजिंग एसआई यूनिट्स, धीरे धीरे, क्योंकि थोड़ा यूज टू होने में टाइम लगेगा। मैं बताऊंगा कैसे करते हैं, थोड़ा स्लो। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी के डायमेंशंस, वॉल्यूम के डायमेंशंस, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स के डायमेंशंस, एरिया के डायमेंशंस। प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज पर यूनिट लेंथ, वोल्टेज इनटू चार्ज बाय वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम है, सॉरी, वोल्टेज into charge, but charge is current into time, so VIT upon volume. Okay, but V into I, voltage into current is power. Okay, but power is energy upon time, तो time time cancel हो गया, तो energy upon volume आ गया। मतलब A, B और C तीनों फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स आपके पास, डायमेंशंस आपके पास सेम आए हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन F of a mass m
suspended from a spring of spring constant k is given by a relation of this type. F is c m raised to x k raised to y, where c is dimensionless quantity. The value of x and y are. Okay, मैं बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन ऐसा है, आपके पास एक रिजिड सपोर्ट है, उस पे एक स्प्रिंग सस्पेंडेड है, उस स्प्रिंग के नीचे एक मास लगाया हुआ है आपने. सो यू हैव अ मास, राइट. अब आपने इस मास को खींच के छोड़ दिया, तो इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग बिकॉज स्प्रिंग वाइब्रेट्स, तो मास भी वाइब्रेट. तो एक सेकेंड में कितनी बार वाइब्रेट होगा, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी. हाउ मेनी ऑसिलेशंस पर सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी. उन्होंने बोला है कि जो फ्रीक्वेंसी है इसका जनरल फॉर्मूला है F इक्वल टू C m रेज टू x k रेज टू y, where C is dimensionless quantity. इसके खुद के डायमेंशंस नहीं है. x और y की वैल्यू फाइंड करो. तो अगर आपको डायमेंशनल एनालिसिस याद है तो हमने लिखा था डायमेंशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ मास रेज टू x इंटू डायमेंशंस ऑफ k रेज टू y. C तो डायमेंशन लेस है तो इसलिए उसके डायमेंशन लिखे नहीं. फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम होता है, तो फ्रीक्वेंसी के डायमेंशंस 1 अपॉन टाइम मतलब t रेज टू -1 होता है. ये बेसिक पता होना चाहिए. फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम, तो फ्रीक्वेंसी के डायमेंशंस t रेज टू -1, क्योंकि ये 1 अपॉन t है इसलिए ये t रेज टू -1 है. मास तो मास है, तो m रेज टू 1 रेज टू x k. ये स्प्रिंग कांस्टेंट होता है. अब ये स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है वो समझ लो. ओके, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, बट पहले ही लिख देता हूं मैं. बट जब मैंने इस स्प्रिंग को, इस बॉब को, इस मास को नीचे खींचा, ये जो बॉल है, इस बॉल को जब हम नीचे पुल करेंगे, है ना, तो व्हेन आई पुल दिस बॉल डाउन, तो जब हम बॉल को पुल करेंगे, राइट, तो डिस्प्लेसमेंट कहां हुआ, नीचे की डायरेक्शन में x. डिस्प्लेसमेंट कहां हुआ, नीचे हुआ, क्योंकि मैंने बॉल को नीचे खींच लिया. अब जब मैं बॉल को छोड़ूंगा, रिलीज करूंगा, तो डेफिनेटली ये बॉल ऊपर जाएगा, मतलब फोर्स का डायरेक्शन कहां है, ऊपर की तरफ. अब क्वेश्चन ये आता है कि कितना फोर्स, ऊपर की तरफ कितना फोर्स, ऊपर की तरफ कितना फोर्स, तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट. ये 12th में आप सीखोगे, इन डिटेल सीखोगे. अभी एट दिस स्टेज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू जस्ट रिमेंबर फ्यू थिंग्स. जब आप एक स्प्रिंग को खींचते हो तो स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स डेवलप होता है. वो फोर्स कितना होता है, जितना डिस्प्लेसमेंट है, मतलब जितना स्प्रिंग का लेंथ आपने बढ़ाया है, जितना बॉल को नीचे लाया है, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट. ये याद रखना है एट दिस स्टेज. ये 12th आते आते एकदम क्लियर हो जाता है. बट एट दिस स्टेज रिमेंबर फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्स. तो प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हटाओगे तो यहां पे एक कांस्टेंट आता है के, जिसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट. मतलब के क्या आया, फोर्स अपॉन एक्स, फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट. ओके, अब कंफ्यूजन हो जाएगा, यहां भी x वहां भी x, तो मैं डिस्प्लेसमेंट को एक दूसरा नोटेशन दे देता हूं, मैं s बोल देता हूं, राइट. तो स्प्रिंग कांस्टेंट के डायमेंशंस क्या आएंगे, फोर्स के डायमेंशंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशंस. फोर्स के डायमेंशंस क्या आते हैं, यू ऑलरेडी नो. अभी अभी हमने फोर्स के डायमेंशंस यूज किए थे. जस्ट नाउ वी हैव यूज्ड डायमेंशंस ऑफ फोर्स पिछले क्वेश्चन में, तो आपको पता होना चाहिए अब. तो फोर्स के डायमेंशंस यू मस्ट नो, इट इज m1 l1 t minus 2 अपॉन डिस्प्लेसमेंट इज l1. तो l1
और ऊपर L1 नीचे L1 कैंसिल, तो स्प्रिंग कांस्टेंट के डायमेंशंस आएंगे m1 t-2, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो स्प्रिंग कांस्टेंट के डायमेंशन डाल दोगे। अभी आपने क्या किया, आप यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे, आप ये इक्वेशन 1 सॉल्व कर रहे थे, ओके, सो यू वर सॉल्विंग दिस। तो इस स्टेप के बाद यहाँ पे आ गया, ओके। तो मैं एक काम करता हूं, I will copy this, keep it here, ओके। तो फोर्स के डायमेंशंस इक्वल टू मास के डायमेंशंस रेज टू x, फोर्स कांस्टेंट के डायमेंशंस रेज टू y, ओके, गुड। तो it is something like this. फोर्स कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट के डायमेंशंस क्या आएंगे आपके पास, m1 t-2 रेज टू y। तो लेफ्ट हैंड साइड पे t पावर -1 है, राइट हैंड साइड पे m रेज टू 1 रेज टू x, मतलब m रेज टू x, ओके। यहाँ पे आपके पास m रेज टू y आया, t रेज टू -2y आया, गुड। तो इसके लिए आपके पास यहाँ पे t पावर -1 है, यहाँ पे आपके पास m रेज टू x प्लस y है और t रेज टू -2y है। अगर आपको याद होगा, हमने जब थियरी क्लासेस किए थे तो मैंने आपको बताया था, फिजिक्स में कभी भी लेफ्ट हैंड साइड पे जो क्वांटिटी होता है वही राइट हैंड साइड पे होता है। मतलब t का जो पावर यहाँ पे है वही पावर यहाँ पे होना चाहिए। मतलब आप बोलोगे देयरफॉर इक्वेटिंग पावर्स ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज या फिर सेम फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ सेम क्वांटिटीज ऑन बोथ साइड्स, of same quantities on both sides। इसको आपने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हुआ था, राइट। देयरफॉर यू विल राइट -1 इक्वल टू -2y एंड, अब लेफ्ट हैंड साइड में तो m है ही नहीं। अब लेफ्ट हैंड साइड में m नहीं होने का क्या मतलब होता है कि m रेज टू 0 है। तो -1 इक्वल टू -2y और x प्लस y इक्वल टू 0। तो यहां से आपको मिल गया y इक्वल टू हाफ, यहां से मिल गया x इक्वल टू -y, मतलब माइनस हाफ। तो x माइनस हाफ और y प्लस हाफ है क्या कहीं पे, x माइनस हाफ और y प्लस हाफ, ऑप्शन नंबर डी में, राइट। इस टाइप के क्वेश्चंस हमने स्टेट बोर्ड क्लासेस में, थ्योरी क्लासेस में भी हमने सॉल्व किए हैं। वी हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट। सिर्फ स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है वो पता होना चाहिए था, तो मैंने आपको बता दिया स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, एंड दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल एंड दे विल कीप coming up in between. So all you need to do is apply dimensional analysis over here. Good. Okay, so that's it for today. Because आज पहला ही दिन है तो मैं आज 3 ही क्वेश्चन ले रहा हूं, धीरे धीरे मैं टाइम बढ़ाऊंगा, ओके। स्लोली एंड स्लोली आई विल इंक्रीज टाइम।